सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट लेक्चर। वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर मतलब न्यूमेरिकल वाला लेक्चर। न्यूमेरिकल्स जो है बेसिकली हम सॉल्व करने वाले आज के सेशन में। इसका जो थ्योरी है वो ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग जाके बेसिकली मेरा जो थ्योरी वाला वन शॉट वीडियो है वेव ऑप्टिक्स का वो देख सकते हैं। एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी जो पहला कमेंट होता है पिंड कमेंट, वहां पर भी उसे मैं लिंक को डाल दूंगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक कीजिए, पहले वो लेक्चर पूरा देख लीजिए। मुश्किल से शायद 2.5 घंटे के आसपास का कुछ लेक्चर है। वो आप पूरा देख लीजिए उसको। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप एक बार पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन में टाइम जाएगा नहीं। तो आप 2x स्पीड पे देख लीजिए, तो 1-1.5 घंटे में आपका वो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आके इसे पूरा देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है वेव ऑप्टिक्स चैप्टर, तो अभी हम लोग डायरेक्ट इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। सो लेसन, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से लैपटॉप पे देख के बताता हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन प्रूव्स दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। सो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, किससे साबित होता है? देखिए, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से यह साबित नहीं होगा कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि ट्रांसवर्स का इन फेनोमेनन से क्या लेना देना है। तो साबित होता है पोलराइजेशन से, बिकॉज पोलराइजेशन में ही ये होता है ना कि देखो, लाइट को हम पोलराइज क्यों कर पाते हैं, ये बताइए। लाइट को हम पोलराइज कैसे कर पाते हैं और क्यों कर पाते हैं? उसका रीजन ये है कि लाइट जो है ऐसे 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 करके हिलती है, मतलब चलती है इधर, चलती है इधर, देखो चलती है इधर, लेकिन हिलती है ऐसे 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 ऐसे। तो लाइट ट्रांसवर्स हुई ना। अरे अगर चल रही है इधर और हिल रही है ऐसे ऐसे, ऑसिलेट कर रही है, तो भैया हो गई ना ट्रांसफर। अरे तुम्हारी तरफ चल के आ रही है लेकिन हिल रही है ऐसे, तो हो गई ना ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स है इसीलिए पोलराइज हो पाती है। तो बेसिकली पोलराइजेशन से मालूम पड़ जाता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। अरे अगर लाइट लॉन्जिट्यूडनल होती है ना भाई, तो कभी जिंदगी में पता नहीं चलता कुछ भी, पोलराइजेशन का कोई असर नहीं होता उस पर। क्यों? क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है, आप चलते भी इधर हो और हिलते भी इधर हो, तो इसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल, समझे? तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ये पोलराइजेशन से मालूम पड़ता है, क्योंकि लाइट पोलराइज हो सकती है। सेकेंड वाला जो प्रॉब्लम है वो ये कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो नहीं बदलती है? सो लिसन, ये तो बहुत ही सिंपल है कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। अरे लाइट जब तुम बेसिकली कांच पे मारते हो, कांच पे, तो ऐसा होता है कि आपने लाल लाइट मारी और कांच में घुस के वो हरी हो गई, ऐसा होता है? कभी जिंदगी में नहीं होता है, राइट? और फ्रीक्वेंसी मतलब कलर, फ्रीक्वेंसी मतलब कलर, वेवलेंथ मतलब कलर नहीं है, प्लीज ये बात याद रखना। सुनिए, वेवलेंथ मतलब कलर नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब कलर होता है, इस बात को याद रखिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है c/λ, ठीक है? अब जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो जो स्पीड है c है वो बदलती है और वेवलेंथ भी बदलता है, लेकिन इन दोनों का रेशियो जो है कांस्टेंट रहता है। अगर आप जैसे हवा से कांच में चले गए तो स्पीड घटती है, वेवलेंथ भी छोटी हो जाती है, वेवलेंथ भी क्रश हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो जब दोनों छोटे हो गए तो उनका रेशियो फिर से फिक्स आता है, जो कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कलर है और वो चेंज नहीं होता है, बाकी सब चीजें चेंज होती है। अरे भाई, जब आप दूसरे मीडियम में जाओगे तो थोड़ी एनर्जी भी लूज करोगे, एनर्जी लूज करोगे तो हाइट भी छोटी होगी वेव की। जो वेव पहले ऐसे बड़ी सी थी, किसी मीडियम में घुस जाएगी तो थोड़ी उसकी हाइट भी कम हो जाएगी, हाइट भी कम हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड भी बदलता है, एम्पलीट्यूड बदलता है, उसकी स्पीड बदलती है, उसकी वेवलेंथ बदलती है, वेलोसिटी नहीं बदलती, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। आई एम सॉरी। सो फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज द राइट आंसर। फिर अगला सवाल क्या पूछा है कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू पोलराइजर इट्स इंटेंसिटी। एक सेकेंड, पोलराइजर जो हम इस्तेमाल करते हैं, पोलराइजर कहां पे देखा है आपने? जैसे कि सन ग्लासेस होते हैं ना, सन ग्लासेस हम जब पहनते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी को क्या होता है, जब लाइट घुसती है सन ग्लासेस में तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अरे इसीलिए तो पहन रहे हैं पोलराइज्ड ग्लासेस, पोलरॉइड ग्लासेस, पोलराइजर्स आंखों में क्यों पहन रहे हैं, सन ग्लासेस क्यों पहन रहे हैं? ताकि इंटेंसिटी कम आए, आंखें कम जलें। धूप में आंखें जलती हैं, हाँ के ना? तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अनपोलराइज्ड लाइट जब पास होती है पोलराइजर से तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो घट जाती है, इंटेंसिटी घट जाती है। सो इंटेंसिटी डिक्रीजेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में है। लेट मी चेंज द स्लाइड। सो नेक्स्ट इज, कम ऑन, चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई? व्हाट द हेल हैपेंड? ओके, अब हो गया, फाइन। हाँ, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, लेट मी क्लियर दिस। हाँ, तो अगला जो सवाल है वो ये है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 कोहेरेंट सोर्स दिए गए हैं
है ना, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देयर आर टू कोहेरेंट सोर्सेज गिवन, दे हैव डिफरेंट इंटेंसिटी। तो अलग अलग इनकी इंटेंसिटी है, मतलब अगर एक की इंटेंसिटी आप ऐसा मान लें कि I1 है, लेट मी चेंज द पेन सो दैट इट इज विजिबल प्रॉपरली। सो एक की इंटेंसिटी I1 है और दूसरे की I2 है, दो अलग अलग इंटेंसिटी दो सोर्स की दी गई है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अरे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो पता होगा ना भाई, जिसमें अपन ऐसा कार्डबोर्ड जैसा कोई चीज लेते हैं, फिर एक स्लिट ले लेते हैं, फिर एक और स्लिट ले लेते हैं, इसको बोलते हैं स्लिट S1, इसको बोलते हैं स्लिट S2। हाँ क्या ना, तो इसमें से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी I1 है और इसमें से जो निकल रही है उसकी इंटेंसिटी I2 है। तो ऐसा करके बोला गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनकी डिफरेंट इंटेंसिटीज हैं और इनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 25:1 है। यानी कि इन लोग ने वैल्यू क्या दिया है मालूम है, इन लोग ने वैल्यू दिया है Imax अपॉन Imin का वैल्यू दिया है, Imax अपॉन Imin, और ये बोला है कितना बोला है मालूम है, 25:1 बोला है। सो Imax अपॉन Imin की वैल्यू दी है 25:1 और फिर सवाल ये पूछा है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द टू सोर्सेज। तो अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी 25 है और मिनिमम 1 है, मतलब रेशियो 25:1 है, तो ओरिजिनल इंटेंसिटीज जो थी सोर्सेज की I1 I2 वो कितनी रही होंगी, ये उनका सवाल है। ठीक है, तो सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये देखिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है। ये देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं Imax, ठीक है, अपॉन Imin, Imax अपॉन Imin, यहां पे लिख रहा हूं 25 और यहां पे लिख रहा हूं 1। ठीक है, यही दिया हुआ है ना, Imax अपॉन Imin ही दिया हुआ है ना, 25/1। अब Imax अपॉन Imin का फॉर्मूला क्या सुनिए, सो अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, और Imin है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, और ये चीज क्या है 25:1 है। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, अगर आप इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट लेके आपको क्या मिलेगा, रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1, एक सेकंड ना, थोड़ा लैग कर रही है। सो रूट I1 माइनस रूट I2 इक्वल टू 5:1। 25 का रूट 5 हो गया और 1 का रूट 1 हो गया। हाँ क्या ना, अब आप क्या करेंगे, इसमें आप यूज करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या यूज करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो बेसिकली होगा ये कि कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, जो भी न्यूमरेटर होता है उसमें डिनोमिनेटर ऐड हो जाता है ना, और फिर नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अरे कंपोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा हुआ है भाई, मालूम है कि नहीं। सो कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें होता क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर जो लिखा है ना वो ऐसा बन जाता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर लिखा है पूरा, और डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे लिखा है। तो पहले ऊपर वाले में नीचे वाला प्लस हो जाएगा, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, रूट I1 प्लस रूट I2 में ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर। अरे ये न्यूमरेटर है ना, तो इसमें डिनोमिनेटर ऐड होगा, सो रूट I1 माइनस रूट I2। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। ठीक है, सो आप अगर ध्यान से देखेंगे I1 तो ऐड हो जाएगा, लेकिन I2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। हाँ क्या ना, अरे भाई हुआ क्या, नहीं हुआ कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। नीचे वाले में आ जाओ, अभी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा। एक सेकंड, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड होंगे, ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड होंगे, फिर बाद में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घट जाएगा। सो न्यूमरेटर रूट I1 प्लस रूट I2, इसमें से घट जाएगा क्या, डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर कितना है मेरा, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, तो डिनोमिनेटर मेरा है रूट I1 माइनस रूट I2। ठीक है, माइनस कर रहा हूं, तो अब देखो ये रूट I1 है और ये रूट I1 है, तो माइनस कर दिया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, समझे। और ये जो रूट I2 है और ये रूट I2 है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये 2 रूट I2 बन जाएगा और ये 2 रूट I1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा LHS में तो आपको क्या मिल गया पता है, LHS में आपका आ गया है मतलब यानी कि इधर देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 2 टाइम्स रूट I1 अपॉन 2 टाइम्स रूट I2 हो गया है। RHS में क्या हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या हुआ है, अरे LHS में लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ है, ऐसा हो गया। ठीक है, जिसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा। RHS में क्या हुआ है, 5 + 1 अपॉन 5 - 1। ठीक है, सो 5 + 1 मतलब 6 और 5 - 1 मतलब 4। सो 6/4 हो गया है, यानी कि वो हो गया 3/2। अब ध्यान से देखो,
√I1 और √I2 है, लेकिन हमको तो I1/I2 चाहिए, तो बेसिकली इसका स्क्वायर कर दो। जैसे आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 9/4, समझे? तो दैट इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया, बहुत ही बेसिक सा था, इसमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। सो 9/4 यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए इसको क्लियर कर देता हूं मैं, अगले वाले पे जाते हैं। सो नेक्स्ट वाला जो है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a thin uniform sheet of glass is kept in front of the two parallel, क्या ये, two slits parallel to the screen having the slits, हाँ, having the slits, anyway ठीक है। सो क्या है फिर, the resulting interference pattern will satisfy। सो क्वेश्चन बड़ा अजीब तरीके से फ्रेम किया गया है यहाँ पे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक थिन यूनिफॉर्म शीट रखी गई है दो स्लिट के सामने। अरे मतलब क्या किया, सिचुएशन देखो, यहां पर इस तरीके से एक आपका कार्डबोर्ड लेट से लिया गया और कार्डबोर्ड में दो स्लिट बना दी गई है, ठीक है, कार्डबोर्ड में दो स्लिट बना दी गई हैं। ये दोनों स्लिट के सामने रख दिया है एक पतला सा ग्लास शीट, बहुत ही पतला है, ना के बराबर है, और यहां पर आपका बेसिकली स्क्रीन रख दिया गया, दूसरा कार्डबोर्ड इज अ स्क्रीन। तो अगर ये शीट बहुत ही ज्यादा थिन, इसमें कहा गया थिन मतलब समझ जाने का बहुत ज्यादा थिन है, तो थिन है और वो भी दोनों स्लिट्स के सामने रखा है, तो कोई भी असर नहीं होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न विल रिमेन अनचेंज्ड। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा अनचेंज वाला आएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न विल रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन ए। अब लिसन, फिर चेंज किस सिनेरियो में होगा? चेंज तब होगा जब आप यहां से लेके पूरा यहां तक, मतलब यहां से शुरू किया और पूरा यहां तक आपने भर दिया, ऐसा यहां से लेके यहां तक अगर ग्लास शीट आपने लगाया होता ना, यहां से लेके पूरा यहां तक अगर आपने ग्लास लगाया होता, तो बेसिकली फिर इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता हूं। इंटरफेरेंस पैटर्न में जो ये फ्रिंजेस दूर दूर आए ना, ब्राइट एंड डार्क, ये थोड़ा नजदीक आ जाते हैं, मतलब ऐसा जो ये दूर दूर है, ये दूर, ये होने के बजाय एकदम नजदीक हो जाता, बहुत ही नजदीक हो जाता। तो इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज होता तब जब आप पूरा का पूरा बीच का जो रीजन है ना, वो बेसिकली चेंज कर देते और बहुत ही थिक कर देते शीट को। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि अगर आपने क्या किया कि यंग्स डबल स्लिट लेके उसमें सिर्फ एक ही स्लिट के सामने अगर आपने शीट रखा, तो भी इंटरफेरेंस पैटर्न में चेंज आता है, और वो चेंज ये होता है कि खाली वो शिफ्ट हो जाता है। यानी कि पहले आपका यहाँ पे सेंटर में जो ब्राइट बैंड बन रहा था और बाजू में ब्राइट एंड डार्क बन रहे थे इस तरीके से, तो खाली ये जो ओ है ना, ओ ये नीचे आ जाएगा। और अगर ओ नीचे आ गया तो बेसिकली होगा ये कि पूरा पैटर्न है ना थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा, तो ये पूरा पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो बेसिकली ओ फिर यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, मतलब थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। वैसे थोड़ा अगर एग्जैक्टली मैं अगर बोलने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा है कि जब शीट को यहाँ रखा ना, शीट को इस स्लिट के सामने रखा तो ये ऊपर होगा, और शीट को सरका के अगर इधर रख दिया तो नीचे होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा प्रिसाइज हो गया, मैं खाली शॉर्ट में समझा रहा था कि अगर आपने शीट इंट्रोड्यूस किया है तो पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, पैटर्न थोड़ा सा हिल जाता है, और इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है कितना हिल जाता है। सो पैटर्न जो हिल जाएगा, लिसन वेरी केयरफुली, मैं क्या करता हूं, इसको, क्योंकि मैंने इसको नीचे सरकाया ना, तो मैं नीचे बना देता हूं, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा यहां पर, तो यहां पे मैं बनाता हूं लाइक दिस। तो जो शीट है ग्लास की, इसको मैंने नीचे ले लिया, तो पैटर्न जो है इतने अमाउंट से शिफ्ट हो गया, ध्यान से देखिए, इतने अमाउंट से पैटर्न शिफ्ट हो चुका है, इतने अमाउंट से। तो ये जो शिफ्ट आया है, इसे हम कहते हैं एक्स एस, शिफ्ट इन डिस्टेंस, एक्स इज डिस्टेंस, ठीक है। तो शिफ्ट इन डिस्टेंस, तो ये कितना रहता है, ये रहता है μ-1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन का आंसर है ए सिंपली, ठीक है, ये तो हो चुका है। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि अगर आपने ये शीट किसी एक स्लिट के सामने रखा, तो जिस भी स्लिट के सामने रखा पैटर्न उसी की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, और कितना शिफ्ट होता है वो शिफ्ट दिया जाता है इस फॉर्मूले से, जहां पर टी मतलब थिकनेस है इस चीज का, किस चीज का, इस शीट का थिकनेस है, समझ रहे हैं, चौड़ाई, कि ये शीट कितनी चौड़ी है उतना ज्यादा वो पैटर्न को शिफ्ट करेगी। और म्यू जो है वो आपको मालूम ही है, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग जानते हैं 1.5 होता है इन जनरल, और वैसे तो नॉर्मल उसकी वैल्यू दी रहती है 1.5, 1.6, 1.7, अगर नहीं दी है तो ग्लास का आपको मालूम है 1.5 लेना है, ठीक है। और कैपिटल डी क्या होता है, ये जो स्लिट बनी हुई है ना यंग्स डबल स्लिट, इनसे स्क्रीन तक का गैप, तो ये होता है कैपिटल डी। और स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल डी होता है इन दोनों स्लिट्स के बीच का गैप, स्मॉल डी इज दिस। तो ये सारी वैल्यूज अगर आपको पता है तो कितना पैटर्न शिफ्ट होने वाला है
वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो लिसन, हाँ, हम लोग आगे आ गए हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिए कि व्हाइट लाइट जो है उसमें बेसिकली उसका जो रेंज है, व्हाइट लाइट का रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है। वैसे आपको पता ही होगा कि 400 नैनोमीटर की जो लाइट है दैट इज मतलब लो वेवलेंथ की लाइट। लो वेवलेंथ मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी, और ये हाई फ्रीक्वेंसी है किसकी, वायलेट की है। तो 400 जो रहता है नैनोमीटर वो बेसिकली वायलेट रहता है। और जो ये हाई वेवलेंथ है, लार्ज वेवलेंथ है, दैट इज स्मॉल फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी की लाइट कौन सी होती है, रेड होती है, रेड। तो वो है 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। हाँ क्या ना भाई, तो 400 नैनोमीटर वायलेट है और 700 नैनोमीटर जो है वो रेड है। अब उन लोग पूछ रहे हैं कि रेंज, ये जो रेंज दी गई है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर जो कि हम लोग देख सकते हैं, ये तो हवा में दी गई है ना, ये रेंज तो हवा में दी गई है। अब बेसिकली अगर हम लोग किसी और मीडियम में चले गए और वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.55 रहा तो वहां पे रेंज क्या हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, लिसन, आप इस बात को याद रखिए कि लैम्डा जो वेवलेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बस इतनी सी बात आप लोग याद रखिए कि वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब इससे क्या होगा, सुनिए जरा ध्यान से, खाली इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, कि लैम्डा और जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे होगा ये कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज म्यू 1 अपॉन म्यू 2। इनवर्सली है ना, इसलिए 2 के सामने 1 आया और 1 के सामने 2 आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे डायरेक्टली होता तो लैम्डा 2 म्यू 2 ऐसा करके होता, समझे। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, म्यू 1 मतलब पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पहला मीडियम कौन सा है, पहला मीडियम मतलब हवा की बात चल रही थी ना पहले। दूसरा मीडियम कौन सा है, ग्लास है कि नहीं। तो हवा के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये एयर वाला है, और ये ग्लास वाला है। ग्लास है 1.55, यहां पे दिया हुआ है, भले ग्लास बोला नहीं है बट ये ग्लास का ही रहता है। ठीक है, तो ये ग्लास का है 1.55। तो यहां पे मैं क्यों ना ऐसा कर दूं कि ये लिख दूं कि लैम्डा 2 इज लैम्डा 1 अपॉन म्यू 2 डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि क्या हो गया कि म्यू 1 तो 1 हो गया, वो हट गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं ना, 1 तो हट जाएगा यहां से, लैम्डा 1 इधर चला जाएगा, तो लैम्डा 1 देखो इधर चला गया, हाँ क्या ना। सो लैम्डा 1 इधर चला गया और म्यू 2 जो है वो ऐसे का ऐसे ही नीचे है। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो नया वैल्यू आएगा कांच के अंदर वो मुझे ऐसे ऑब्टेन हो जाएगा। सो लैम्डा 2 फॉर वायलेट विल बी व्हाट, लैम्डा 1 फॉर वायलेट कितना है, 400 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.55। तो 400 बाय 1.55 करेंगे। नाउ लिसन, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो न्यूमेरिकल है, ये आपको बोर्ड्स एग्जाम में लॉग टेबल से सॉल्व करना है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको ओरली सॉल्व करेंगे। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। सो लिसन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं इसकी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो ये हो जाएगा आपका लेट से 4000 नैनोमीटर डिवाइड बाय 15.5। कैसे लिखा मैंने ये, बाय द वे कैसे लिखा मैंने ये, मैंने इस तरीके से लिख पाया कि मैंने क्या किया ना कि एक पॉइंट इसको शिफ्ट किया, एक डेसिमल इसको शिफ्ट किया। तो फिर यहां पर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, ऐसा समझ लो ऊपर 10 मल्टीप्लाई किया, नीचे 10 मल्टीप्लाई किया, तो 1.55 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 15.5 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। सो ये अप्रोक्सीमेटली 15 है और ये 4000 है। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा सो 15 टूजा क्या होता है, 15 टूजा 30 होता है, राइट। बचेगा कितना, 10 बचेगा। तो 10 के आगे एक जीरो भी है ना, तो 100 है। सो 15 सिक्सा क्या होता है, 90 होता है, हाँ क्या ना, 15 सिक्सा 90 होता है। फिर 10 बचेगा, एक जीरो बचेगा। सो 2.66 मतलब काइंड ऑफ ऐसा कुछ हमको रिजल्ट आने वाला है, 266 काइंड ऑफ। ठीक है, 266 करके आ जाएगा, एंड पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, उसको भुला देते हैं फिलहाल। तो 266 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, ये देखो अप्रोक्सीमेट का साइन बनाया ना मैंने। अरे भाई तुमको एग्जाम में एग्जैक्ट निकालना है, तुमको लॉग टेबल से निकालना है, मैं थोड़ी भी लॉग टेबल से निकालूंगा, ये वीडियो के 3 घंटे का करना है हमको, नहीं। सो लिसन वेरी केयरफुली, तो आप लोग जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे 400 को 15 से या समथिंग लाइक दैट, तो बेसिकली आपको आंसर 266 के आसपास आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 258 आंसर है, 258 एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, एनीवे अब ये तो था वायलेट का, वैसे सेम टू सेम आप इसका भी करेंगे ना, रेड का। अरे रेड वाला है उसका भी तो करेंगे। तो रेड के लिए आपको लिखना पड़ेगा 700 नैनोमीटर डिवाइड बाय 1.55। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, तो बेसिकली 15 4 60 होता है ना, इसको कर देंगे 7000 डिवाइड बाय 15.5।
ठीक है, तो यहां से जब डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली तो 15 फोर जा क्या होता है 60 होता है, 15 फोर जा 60, बचेगा 10, तो वापस से ये 466 कुछ आ जाने वाला है अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं 451 के आसपास है, दैट्स इट। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया, जो कि बहुत ही बेसिक, बहुत ही बचकाना प्रॉब्लम है। सो आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, तो आगे हम लोग बढ़े, ये आगे एक डबल स्लिट है, थोड़ा सा कट है। सो एक डबल स्लिट है, डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न है, उसमें क्या हो रहा है कि जो सोडियम की लाइट है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, तो सोडियम की लाइट का वेवलेंथ लैम्डा इज 590 कितना है, सॉरी 589, सॉरी 589 नैनोमीटर दिया हुआ है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है कि जो फ्रिंजेस हैं उनका जो एंगुलर सेपरेशन है वो 0.20 डिग्री, एंगुलर सेपरेशन थीटा की वैल्यू 0.20 डिग्री दी। अभी एंगुलर सेपरेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सो लिसन वेरी केयरफुली, यहां पर जो स्क्रीन है और यहां पर जो स्लिट है, इनमें से जो लाइट निकलती है वो अलग अलग जगह पे, मतलब यानी कि ब्राइट एंड डार्क बनाती है। तो सेंटर में ब्राइट बना दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, डार्क ब्राइट, ऐसा होगा, है ना। तो अभी ये जो सेंट्रल लाइन है, ये जो सेंट्रल लाइन है, ये वाली लाइन, यहां से कोई भी फ्रिंज को जब आप देखते हो ना, तो ये जो एंगल बनता है ना, ये जो एंगल, इसे कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, समझ में आ रहा है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहां देखूं, इसको देखूं, तो यहां से लाइन लेके यहां जाना पड़ेगा, सो दिस विल बी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? सो बेसिकली एंगुलर फ्रिंज विड्थ का ये मतलब यानी कि बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला, ये इस तरीके से देखा जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब हम लोग क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू जानेंगे, थीटा जो है वो कैसे दिया जाता है। सुनिए, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये क्या है, कैपिटल डी है, हाँ क्या ना। सो ये जो डिस्टेंस होता है बेसिकली दैट इज कैपिटल डी। आई होप कि आपको समझ में आ रही बात है। सो ये कैपिटल डी है, एंड जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं एक्चुअल फ्रिंज विड्थ, विच इज एक्स, कैपिटल एक्स होता है एक्चुअल फ्रिंज विड्थ एक्स। तो अगर मैं tan थीटा ले लूं, सपोज आई टेक tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ऑपोजिट की वैल्यू है x और एडजेसेंट की वैल्यू है d। अरे देखो ना, d है ना, ये d है, तो x बाई डी, सो tan थीटा इज x बाई डी। बट रियलिटी में जब इंटरफेरेंस का एक्चुअल फेनोमेनन होता है तो एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन सी दैट एंगल। ये देखो एंगल तो कितना छोटा है, 0.20 डिग्री, अरे 1 डिग्री भी नहीं है, अरे ये 20 डिग्री नहीं है भाई, 0.20 डिग्री है। तो एंगल जब छोटा होगा, तो आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स का, विच सेज दैट tan थीटा बिकम्स थीटा। सो tan थीटा बन जाता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। सो tan थीटा बिकम्स थीटा, सो बहुत ही ध्यान से सोचेंगे और समझेंगे, ठीक है। सो tan थीटा बन जाएगा, तो थीटा का फॉर्मूला बन जाता है x बाई डी, ठीक है। सो थीटा का नया फॉर्मूला आपको मिल चुका है, विच इज x बाई डी, है ना। लेकिन आपको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भी तो पता होगा ना, x का फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, एक्चुअल जो फ्रिंज विड्थ होता है, एक्चुअल फ्रिंज विड्थ, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यानी कि अगर मुझे x बाई डी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, देखो d को नीचे लाना होगा बस, तो x बाई डी इज लैम्डा बाई डी। तो अब मुझे थीटा के एक और मतलब 2 फॉर्मूले मिल चुके हैं, एक और फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, देखो। सो थीटा का फॉर्मूला x बाई डी तो होता ही है, लैम्डा बाई डी भी होता है ना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो थीटा इज x बाई डी या फिर लैम्डा बाई डी। तो अब लैम्डा हमें कितना दिया हुआ है, लैम्डा, अच्छा एक सेकंड, मुझे करना क्या था, देखो उन लोग ने एक मीडियम में थीटा की वैल्यू दे दी है, मुझे एक मीडियम में लोग ने थीटा की वैल्यू दे दी है, मुझे दूसरे मीडियम में जानना है, ठीक है, थीटा की वैल्यू मुझे दूसरे मीडियम में जानना है। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है कि एक सेटअप है, उसके अंदर फ्रिंजेस का एंगुलर फ्रिंज विड्थ 0.20 है, लेकिन दूसरे मीडियम में जाने के बाद जैसे कि पानी में घुसा दिया, इस पूरे सेटअप को उठाया और पानी में घुसा दिया, तो बीच में अब हवा नहीं है, पानी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा ना भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। सो दे आर आस्किंग कि कितना हो जाएगा फ्रिंज विड्थ। तो हमें ये बात मालूम है कि जैसे हम दूसरे मीडियम में जाएंगे तो वेवलेंथ छोटा हो जाता है। आपको मालूम है ना, जब आप हवा से पानी में जाते हैं तो वेवलेंथ छोटा होता है। सो उससे पहले लिसन, ये फॉर्मूला अगर मैं देखूं, इसको और इसको देखूं, तो मैं ये कह सकता हूं थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, हाँ क्या ना। अरे थीटा लैम्डा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लैम्डा अभी इससे जस्ट पिछले वाले प्रॉब्लम में हमने देखा कि दूसरे मीडियम में जाते ही लैम्डा छोटा होकर लैम्डा बाई म्यू हो रहा था, हाँ क्या ना। अरे लैम्डा छोटा होकर लैम्डा बाई म्यू हो रहा था, आपको याद आ रहा है भाई, पीछे आप लोग घुमा के देख लेना, रिवाइंड करके वीडियो देख लो। सो जो थीट मतलब लैम्डा है, लैम्डा बन जा रहा था लैम्डा बाई म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जा रहा था। तो जब थीटा इसको प्रोपोर्शनल है, तो थीटा जब लैम्डा डिवाइड होगा तो थीटा भी डिवाइड होगा।
सो थीटा बन जाएगा थीटा बाई म्यू। सो बस अब आपको यही करना है। सो थीटा दिया हुआ है आपको, थीटा इज गिवन, इट इज 0.20 डिग्री डिवाइड बाय म्यू करना है। म्यू कितना दिया है 1.33। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, आप देख लो, डिवाइड करके देख लो, इसका आंसर एक्जैक्टली 0.15 के आसपास आएगा, 0.15 डिग्री। सो दैट इज द आंसर। तो यही हमको चाहिए था कि दूसरे मीडियम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो थीटा है वो बन जाएगा थीटा बाई म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगा। सो जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं ना, तो वेलोसिटी घट जाती है म्यू टाइम्स। अरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए तो वेलोसिटी का बन जाता है वेलोसिटी बाई म्यू, लैम्डा का बन जाता है लैम्डा बाई म्यू। मतलब खास करके हवा से किसी और मीडियम में गए, हवा से किसी और मीडियम में गए तो v का बन जाता है v बाई म्यू, लैम्डा का बन जाता है लैम्डा बाई म्यू। जो फ्रिंज विड्थ, एक्चुअल फ्रिंज विड्थ x, उसका भी बन जाता है x बाई म्यू, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। एंड थीटा जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो भी बन जाती है थीटा बाई म्यू। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इट वाज डैम इजी। अगर आपको खाली बस इतनी बात याद है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो डिवाइड हो जाता है म्यू से, तो हो गया ना काम। फिर कुछ करना ही किधर था, आपको कुछ भी नहीं देखना था। ये सब जो दिया है ना, ये सब एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं, दीज आर रिडंडेंट, दे आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, उनको उनकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली खाली आपको ये लेना था, सिर्फ सिंपली ये कि जब हम हवा से पानी में जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू थीटा बाई म्यू हो जा रही है। तो थीटा दिया हुआ 0.20, उसको मैंने म्यू 1.33 जो यहां लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर दिया। सो जैसे ही इन दोनों को डिवाइड किया, मुझे डायरेक्टली आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 0.15 डिग्री। दैट्स द आंसर। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। What happened? Pause the video. चलेगा, कोई भी कर दो, चलेगा। ओके, सो देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच। मतलब ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। सो अगले प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। सो ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन फ्लिंट ग्लास having refractive index of 1.6 is same as that on traveling a distance of x centimeter through a medium having refractive index of 1.25। ठीक है, so determine the value of x। तो ये प्रॉब्लम जो है ये क्या कह रहे हैं मालूम है कि बेसिकली, अच्छा पहले तो आप लोग को ये बात पता है कि व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ। लेट मी जस्ट ट्राई टू इलैबोरेट दैट। आई कांट फाइंड द ऑप्शंस। हाँ, ओके, थैंक यू। सो लिसन वेरी केयरफुली कि ये देखिए ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑप्टिकल पाथ। सो ऑप्टिकल पाथ जो है, ऑप्टिकल पाथ वो रहता है डिस्टेंस इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। और एक बात याद रखिए कि लाइट है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ना, तो वो एक्चुअल पाथ अलग अलग कवर करेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लाइट की रेस लगाया, ठीक है, तो अरे लाइट का दौड़ लगा रहे हैं भाई, रेस लगा रहे हैं, ठीक है। सो कंपटीशन लगा हुआ है, इनके बीच में हम लोग बेसिकली एक स्पर्धा करवा रहे हैं, है ना, कंपटीशन या व्हाटएवर जो भी कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट एनीवे। सो यहां से यहां तक एयर है, यहां से यहां तक वाटर है, और यहां से यहां तक जो है लेट्स से कि ग्लास है, लेट्स से। तो जब लाइट यहां से अंदर घुसेगी, एयर में, ये थी भी तो एयर में ही ना। अरे एयर में थी लाइट, एक साथ इनको ऑन कर दिया, तो जब एयर में घुसेगी तो मान लेते हैं एक सेकंड में वो यहां से यहां तक पहुंचेगी। लेकिन उसी सेकंड में पानी में उतना थोड़ी ना चलेगी, पानी में थोड़ा कम चलेगी, और ग्लास में तो और भी स्लो जाती है, तो और भी कम चलेगी। तो एक्चुअल पाथ तो अलग है ना, एक्चुअल पाथ आर नॉट सेम। मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इज नॉट इक्वल टू x3। अरे इन तीनों मीडियम में जो पाथ है, इसका पाथ x1, इसका पाथ x2 और इसका पाथ x3, ये सेम नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इनका क्या सेम है। अगर आपने इस रास्ते को इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया, ये रास्ते को इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया, और ये रास्ते को इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया, तो आपको आंसर सेम आता है। तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। So optical path is a constant. Optical path यानी कि distance into refractive index is a constant. तो बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि x1 mu1 is same as x2 mu2। समझ रहे हैं? अब इन लोगों ने क्या बोला है कि पहला मीडियम जो है, पहला मीडियम
उसमें जो है लाइट चली है 3 सेंटीमीटर। कितना चली है? 3 सेंटीमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का है 1.6। और दूसरे मीडियम में लाइट कितना चली है उसको बोला है एक्स, और वो एक्स हमें पता करना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.25। तो बेसिकली अब ये तो निकालना बहुत आसान बात हो गई। 1.25 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.6 डिवाइड बाय 1.25। जब आप करेंगे तो अकल के पुतलो 3 सेंटीमीटर को एज इट इज छोड़ दो, 16 को 12.5 से डिवाइड करो, या फिर 1.6 को 1.25 से डिवाइड करो। सो आपको आंसर जो है 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। जब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। सो 3.84 इज द आंसर। अब ये मैं करते नहीं बैठूंगा, ये आप लोग को लॉग टेबल से करना है। एंड लॉग कैसे यूज करते हैं इसके ऊपर पूरा मैंने एक अलग सीरीज बनाया है, 4-5 छोटे छोटे से वीडियोस हैं, देख लीजिए पूरा डिटेल में लॉग कैसे यूज करते हैं, और लॉग टेबल्स को हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के लिए कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैंने उस सीरीज में एक्सप्लेन की है। सो लॉगरिथम की एक अलग सीरीज है, बेसिक मैथमेटिक्स उस सीरीज का नाम है। प्लेलिस्ट में जाइए बेसिक मैथमेटिक्स की, वहां ये जाके देख लीजिए, ठीक है। सो एनीवे, सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। सो अगला वाला जो है, अरे वो ये तो पुराना वाला आ गया। हाँ ये भी पुराना है, ये नया है, राइट। हाँ ठीक है ये। तो अब इन अ यंग्स डबल स्लिट अरेंजमेंट द slits are separated by distance equal to 100 times the wavelength of the light। अच्छा, तो स्लिट्स के बीच का जो गैप है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट्स होती है ना S1 और S2, इनके बीच का जो गैप है D, उसकी वैल्यू लोग ने बोली है कि वो 100 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो 100 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अरे आप लोग पढ़ पा रहे हैं सवाल के नहीं पढ़ पा रहे हैं? सो 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अब आगे क्या बोला गया है, व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन। अरे भाई इसमें भी बड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, सो एंड यहां से थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन इन रेडियंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड एन एडजेसेंट मैक्सिमा। यानी कि लोग ने सवाल क्या पूछा सुनिए। तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी स्क्रीन है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे 2 स्लिट्स है और वहां पे स्क्रीन है। तो बेसिकली यहाँ पर पैटर्न बन रहा होगा ना इंटरफेरेंस का, ये ब्राइट होगा, फिर बीच में डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, तो इस तरीके से होगा। तो अभी मान लेते हैं कि ये सेंट्रल है, ओ है, ठीक है, ये सेंट्रल है, ओके एनीवे, तो ये सेंट्रल है ओ। तो लोग ने पूछा है कि सेंट्रल और जस्ट बाजू वाला इसके बीच में गैप कितना है। अरे मतलब सेंटर वाले में बाजू वाले के बीच में गैप कितना है, तो उसको हम कहते हैं एक्स। अच्छा, उन लोग ने सिर्फ एक्स नहीं पूछा, एक्चुअल गैप नहीं पूछा, वो क्या बोला है, एंगुलर गैप पूछा है, एंगुलर सेपरेशन पूछा है। क्या पूछा है? एंगुलर सेपरेशन। तो एंगुलर सेपरेशन तो आपको मालूम ही है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जो सेंट्रल ये जो रहता है ना, यहां से अगर आपने इस तरीके से बनाया तो दिस इज द एंगल थीटा, तो उनको थीटा चाहिए। अरे हाँ के ना अकल के पुतलो, इतनी बेसिक सी बात समझ पा रहे हो? तो उनको एंगुलर सेपरेशन चाहिए बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मैक्सिमा। मतलब एडजेसेंट बोले तो बाजू का, एडजेसेंट का मतलब समझो ना यार, बाजू वाला। तो सेंट्रल मैक्सिमा उसके बाजू वाला मैक्सिमा, तो बेसिकली ये थीटा है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, क्या थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा क्या होता है, थीटा तो हम लोग ने देखा पिछले प्रॉब्लम्स में कि इट इज लैम्डा बाई स्मॉल डी, है ना। सो लैम्डा बाई स्मॉल डी रहता है, या फिर एक्स बाई कैपिटल डी भी रहता है, ठीक है, एक्स बाई कैपिटल डी भी रहता है। तो फिलहाल तो हम लोग इन दोनों चीजों को यूज कर लेंगे, है ना, इन दोनों चीजों को यूज करेंगे। सो थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, कितना दिया हुआ है भाई हमारा, लैम्डा कहाँ है भाई, लैम्डा है कि नहीं है, लैम्डा नहीं, लैम्डा तो नहीं दिया, डी की वैल्यू दिया हुआ है। सो लैम्डा तो सिर्फ लैम्डा है और डी है 100 लैम्डा। सो 100 लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0.01 रेडियन, सॉरी डिग्री नहीं, रेडियन आएगा, ठीक है, 0.01 रेडियन, क्योंकि लेंथ से लेंथ डिवाइड हो रहा है ना। अरे डी क्या लेंथ है ना, लेंथ से जब लेंथ डिवाइड होता है तो डिग्री विग्री नहीं आता है, रेडियन आता है। तो बेसिकली हमको 0.01 रेडियन, देखो ये पहला आंसर आ चुका है, पहला आंसर आ चुका है, ठीक है। अब वो लोग ने बोला कि आगे कि एक्चुअल जो ये है, मतलब यानी कि फ्रिंज विड्थ, ठीक है, देखो बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन। तो ये दोनों मैक्सिमास के बीच में कितना गैप है ये पूछा है, यानी कि एक्चुअल फ्रिंज विड्थ भी पूछा है। तो एक्चुअल फ्रिंज विड्थ मतलब एक्स निकालना है आपको। अब देखो सुनो, जब आपको थीटा मिल ही गया 0.01 रेडियन, तो भी एक्स निकालना क्या बड़ी बात है, क्योंकि लोगों ने डी तो दे ही दिया है, डी को दे दिया 50। सो एक्स इज इक्वल्स टू थीटा इंटू डी करेंगे ना। अरे एक्स को क्या करेंगे, थीटा इंटू डी करेंगे। सो थीटा इंटू डी, सो 0.01 रेडियन इंटू डी, डी कितना है 50 सेंटीमीटर है। सो आपको आंसर आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, दैट्स इट। सो ये भी हो गया,
समझ गए कि नहीं समझ गए? सो दिस वाज एक्चुअली अ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए। चलिए नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। सो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं। ओके, सो अगला वाला जो सवाल है वो ये है कि एक अनपोलराइज लाइट, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, वो गिर रही है दो पोलरॉइड्स पे और एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलरॉइड मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द वर्टिकल। सो लिसन वेरी केयरफुली। तो ये एक अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट को हम लोग दिखाते कैसे मालूम है? वो यहां जा रही है लेकिन वो हिल रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे करके एक डॉट दिखा देते हैं, ठीक है, एक डॉट दिखा देते हैं। तो ये हो गया आपका मतलब वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, और लाइट चल रही है जेड में चल रही है और हिल रही है ऐसे 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 करके। अनपोलराइज लाइट है ना, तो टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि वो हिल रही है। हालांकि हिलती पूरे के पूरे एक्स वाई जो प्लेन है ना पूरे में, उसमें ऐसे भी हिलती है। अरे देखो ना, ऐसे भी हिलती है, ऐसे भी हिलती है, ऐसे भी हिलती है, ऐसे भी हिलती है, लाइक दैट। तो इसके सामने हम लोग ने अगर रख दिया क्रिस्टल, तो बेसिकली लिसन, क्रिस्टल को लोग ने कैसे रखा है इसमें बताया गया कि क्रिस्टल को रखा है 50 के एंगल पे। तो वर्टिकल के साथ 50 का एंगल, तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन, उसके हिसाब से 50 का एंगल, मतलब क्रिस्टल को से थोड़ा टेढ़ा रखा गया, ठीक है, क्रिस्टल से थोड़ा टेढ़ा रखा गया है, तो 50 का एंगल बना रहे क्रिस्टल, है ना। ये थोड़ा सा बराबर नहीं बना है, थोड़ा सा ठीक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट। सो ये जो इसकी पास एक्सिस है, पास एक्सिस जिसमें से लाइट पास हो सकती है, वो वर्टिकल के साथ 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना? 50 डिग्री का एंगल। तो 50 डिग्री से हमें क्या लेना देना? 50 डिग्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हमको ये बात मालूम है कि जब भी पोलराइजर से, कोई भी पहला पोलराइजर रहेगा, पहला क्रिस्टल रहेगा, उससे लाइट पास होती है, वो कोई भी एंगल पे रखा हो, कोई भी एंगल पे ये जो लाइट जा रही है ये कोई भी एंगल पे हो, तो लाइट हमेशा हाफ हो जाती है। तो बेसिकली हाफ हो जाती है। तो अगर यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट थी, आई नॉट, तो यहां से निकलने के बाद इंटेंसिटी, जो नई इंटेंसिटी है I1, वो हो जाएगी आई नॉट का आधा। समझ रहे हैं? अरे भैया, ये जो लाइट है हिल के आगे जा रही है, कैसा ऐसे हिल रही है, वैसे हिल रही है, जैसे भी हिल रही है, तो बेसिकली जब ये ऐसे टेढ़े क्रिस्टल से पास होगी, वो टेढ़ा क्रिस्टल हो, चाहे सीधा क्रिस्टल हो, चाहे ऐसा क्रिस्टल हो, आड़ा हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला क्रिस्टल से हमेशा हाफ लाइट ही निकलती है। अब दूसरा जो क्रिस्टल है वो कैसा रखा हुआ है? लोग ने बोला कि दूसरा क्रिस्टल जो है ना हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन के हिसाब से वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल का मतलब कैसा होता है? एक सेकंड रुको, ये वाला क्रिस्टल जो था, मतलब सॉरी, ये जो वर्टिकल लाइन थी वो मैंने बना दी। अब ये क्रिस्टल की लाइन जो थी वो ऐसी थी ना, 50 पे थी ना, वो भी मैंने बना दी। तो ये जो क्रिस्टल है इसकी भी लाइन मैंने बना दी। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब आप दो पोलराइजर की बात करेंगे तो दो पोलराइजर के बाद क्या होने वाला है वो जानने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसका नाम है मैलस लॉ। क्या नाम है? मैलस लॉ। और मैलस बोलता है कि अब ये दो जो क्रिस्टल्स हैं, दूसरा जो क्रिस्टल अभी रखेंगे हम, इन दो क्रिस्टल्स के बीच का एंगल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा कि वो जो हॉरिजॉन्टल है ना उसको बना देता हूं। तो ये देखो, हॉरिजॉन्टल वाला क्रिस्टल ये है, सो दिस इज दैट क्रिस्टल। हॉरिजॉन्टल वाला क्रिस्टल ये वाला है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एंगल गारंटीड 40 डिग्री होगा। अब आप बताइए 40 डिग्री कैसे होगा? अरे अकल के पुतलो सुनो, तुम्हारी लाइट मान लो ऐसे करके चल रही है, ऐसे, मतलब लाइट तो ऐसे ऐसे कैसे भी चल सकती है बाय द वे, ठीक है। तो मान लो लाइट ऐसे चल रही है। अभी ये जो क्रिस्टल है ऐसा रखा हुआ है, ये वर्टिकल लाइन है, ये क्रिस्टल ऐसा रखा हुआ है, वर्टिकल लाइन क्रिस्टल ऐसा, ये वर्टिकल लाइन क्रिस्टल ऐसा। तो ये 50 का एंगल है। उन लोगों ने बोल दिया पहला क्रिस्टल 50 पे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से भी एंगल पे रखा रहने दो, कोई सा भी एंगल रहने दो, बाहर लाइट हमेशा हाफ आएगी। यहां पे अगर 100 रेस थी तो वो सीधा आप कह सकते हैं कि बन जाएंगी 50, 200 थी तो बन जाएंगी 100, वो होगा ही होगा। तो I1 जो है वो I0 का हमेशा हाफ रहता है, I0 का हाफ, वही मैंने यहां पे लिखा है, I1 I0 का हाफ है। लेकिन जब दूसरा क्रिस्टल पे जाएगी लाइट, दूसरे क्रिस्टल पे, तो अब ये हिल रही है लाइट ऐसे करके, क्योंकि लाइट ऐसे करके निकल चुकी है। सुनो, लाइट पहले ऐसे भी थी, लाइट जा रही थी आगे बट हिल रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, हर तरीके से हिल रही थी, बराबर। अब लाइट आगे जाते जाते जब इस क्रिस्टल से पास हो गई तो लाइट अब ऐसे हिल रही, सिर्फ ऐसे हिल रही, सिर्फ ऐसे, और कैसे भी हिल नहीं रही है। तो अभी अगला क्रिस्टल रखा हुआ कैसे? हॉरिजॉन्टल। हम लोग ने ये बोला ना कि वर्टिकल के साथ 90 एंगल पे, राइट एंगल पे रखा है, हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है। तो भैया ये जो क्रिस्टल था और वो जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल वो जो क्रिस्टल, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 40। समझ गए? तो 40 का एंगल है। तो मैलस लॉ के अकॉर्डिंग ये दो के बीच का जो एंगल है उसे कहते हैं थीटा, और उसका जो कॉस स्क्वायर रहता है वो वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे पिछली इंटेंसिटी से, तो फाइनल इंटेंसिटी I2 आएगी।
I0 का मतलब, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर के बारे में, डोंट वरी, I0 मतलब वो वाली इंटेंसिटी, वो वाली ब्राइटनेस जो बिना किसी क्रिस्टल से पास होने की है। मतलब लाइट जब छोड़ी गई, किसी क्रिस्टल से पास नहीं हुई, जीरो क्रिस्टल से पास हुई। जीरो मतलब कोई क्रिस्टल से पास ही नहीं हुई है, कोई क्रिस्टल से पास ही नहीं हुई है, जीरो क्रिस्टल से पास हुई है, तो लाइट की इंटेंसिटी I0 है। लेकिन एक बार जब लाइट इससे पास हो गई तो I1 है, जब दूसरे क्रिस्टल से पास हो गई तो I2 है। I1 हमेशा I0 का हाफ रहता है, और I2 जो है वो पिछले वाले का, जो भी था पिछला वाला I1, उसका cos स्क्वायर थीटा रहता है। अब I1 था कितना, I1 था हमारा I0/2। I1 कितना था, I0/2, तो ये हो गया I0/2 cos स्क्वायर 40। थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, थीटा कितना है दो क्रिस्टल के बीच में, इट इज 40 का एंगल। सो cos 40 स्क्वायर यहां पे लिख दो, चाहे आप इसे हटा सकते हो, चाहिए तो आप इसे हटा सकते हो, और यहां लिख सकते हो, एक ही बात है। सो cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा स्क्वायर एक ही बात होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली दैट्स डैम इजी। आई होप कि ये सब बातें आपके पल्ले पड़ रही हैं, ठीक है? तो ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में, देखो अरे आ गया ना आंसर यार, I0/2 cos स्क्वायर 40 या cos 40 का स्क्वायर। चलिए एनीवे इसको क्लियर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या राइट, तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फ्रिंजेस मिली हैं वो मिली है 1.2 मीटर दूर। तो बाइप्रिज्म जो होता है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, तो बाइप्रिज्म का मैं शेप बना देता हूं। ये बाइप्रिज्म है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, और यहाँ पे इसके दो वर्चुअल सोर्स बनते हैं S1 और S2, जिनके बीच का गैप होता है स्मॉल d, ठीक है? यहां से यहां तक होता है U, और स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है, स्क्रीन को यहां पे हम लोग आईपीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपीस। आईपीस क्योंकि आंखों के पास है ना, आंख वहां पे आपकी, आंखों के पास है तो आंख वहां पे आपकी। सो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है V। अरे ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से रहता है। एक सेकंड, सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, आई एम सॉरी। सो एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूं। भाई क्या मिट रहा है? हाँ मिट गया कि नहीं? राइट, सॉरी। यहां से लेके, एक सेकंड, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं कैपिटल डी, है ना? मैंने गलत बोल दिया, मुझे लेंस वाला दिमाग में आ गया। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल डी होता है। अरे स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस को डी बोलते हैं ना, कैपिटल डी। और ये जो दो स्लिट्स है उसके बीच क्या बोलते हैं? स्मॉल डी बोलते हैं। अरे हाँ, क्या ना अकल के मतलब ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न आ जाएगा, फ्रिंजेस आ जाएंगी। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो डिस्टेंस है सेंट्रल फ्रिंज से लेके, सेंट्रल फ्रिंज जो भी है, मान लो ये सेंट्रल फ्रिंज है, सेंट्रल फ्रिंज O, यहां से लेके जो 20वीं फ्रिंज है, देखो 20वीं फ्रिंज, 20वां ब्राइट बैंड है, वहां तक का डिस्टेंस 0.4 है। 20वां, अब देखो 20 तो मैं इधर बना नहीं पाऊंगा, जगह है नहीं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसा आप मान लीजिए 20 है। तो 20 तक मान लो कि यही 20 है, तो 20 तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है लोगों ने, X20 का डिस्टेंस दिया हुआ है। X20 का डिस्टेंस कितना दिया है? 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है? तो X20 की वैल्यू दी हुई है 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है? तो बेसिकली अगर 20 फ्रिंज का गैप 0.4 है, तो एक फ्रिंज का गैप कितना होगा? तो एक फ्रिंज का गैप होगा जो X20 की वैल्यू है ना, डिवाइड बाय 20। तो बेसिकली X20 की वैल्यू कितनी है? 0.4 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 20 करेंगे तो आंसर आएगा 0.02। अरे हाँ के ना भाई, 0.02 सेंटीमीटर। सो ये आपकी X की वैल्यू हो गई। आई होप कि बेसिक सी बात आप सभी को समझ में आई है। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है? सो ये आपका हो गया, ठीक है? 0.02। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सो अब बेसिकली इन लोग ने आगे क्या बोला है, देखिए सुनिए। इन लोग ने बोला कि जब कॉन्वेक्स लेंस घुसाई गई बीच में, जब हम कॉन्वेक्स लेंस को बीच में घुसा देते हैं तो क्या होता है जानते हैं आप लोग? जब हम कॉन्वेक्स लेंस को बीच में घुसा देते हैं तो सुनो, जैसे कि मान लेते हैं अभी, अच्छा ये याद रखना X की वैल्यू, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, कैपिटल X हमें मिल चुका है, विच इज, एक सेकंड, लेट मी क्लियर ऑल दिस, नो लेट मी कीप इट लाइक दैट। सो 0.02 सेंटीमीटर है, ठीक है? X की वैल्यू कितनी है? 0.02 सेंटीमीटर। एंड जो ये है, यहां से मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं चीजें, ठीक है? यहां पे मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो यहां से मैं हटा देता हूं इसको, ओके? हाँ, अब बीच में इन लोगों ने जब रखा लेंस, तो बीच में इन लोगों ने लेंस रख दिया है, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है। कॉन्वेक्स लेंस रखते ही होता क्या है मालूम है? कॉन्वेक्स लेंस को ये बाइप्रिज्म दिखाई नहीं देता है, उसको है ना ये दो चीजें दिखाई देती है, वर्चुअल सोर्स नजर आता है। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो U कहलाता है, और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो V कहलाता है, ठीक है?
तो बेसिकली यहां से यहां का कैपिटल डी लोग ने दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। अरे देखो 1.2 किधर गया, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर का मतलब होता है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और ये दिया हुआ है लेंस से आईपीस का गैप दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि बेसिकली यहां से यहां का कितना बचा, यहां से यहां का कितना हो गया, यहां से यहां का गैप जो है वो हो गया 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया 30। अरे जब वहां से वहां का 90 है तो यहां से यहां का 30 हो गया ना, तो u की वैल्यू 30 है और v की वैल्यू 90 है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो इमेज यही बनेगी ना भाई। अरे लेंस घुसाया है, इमेज यहां पे बनेगी, ठीक है। सो यहां पे उसकी इमेज आ जाएगी। अरे आगे पीछे करके इमेज ले आओ यार, खत्म, इतनी सिंपल सी तो बात है। तो जो इमेज बनेगी ना इन दोनों चीजों की, इन दोनों, देखो बाई प्रिज्म नहीं दिख रहा है इसको, बाई प्रिज्म नहीं दिख रहा है, तो बाई प्रिज्म से ही फ्रिंजेस बनते हैं। वो जो फ्रिंजेस बन रहे हैं बाई प्रिज्म से बनते हैं, तो फ्रिंजेस नहीं बनेंगे। अब दो डॉट्स बनेंगे, खाली दो डॉट्स बनेंगे, दो डॉट्स वहां बनेंगे। सो दो डॉट्स कैसे बनते हैं, बहुत सिंपल है। ऐसा करके लाइट जाती है, ऐसा इधर उधर बिखर जाती है, फिर ऑप्टिकल सेंटर से जाके उससे मिल जाती है। फिर वैसी लाइट यहां से निकलती है, ऐसे बिखर जाती है उधर, फिर ऑप्टिकल सेंटर से जाके उससे मिल जाती है। तो एक डॉट यहां बनेगा, एक डॉट यहां बनेगा। अब ये जो गैप कहलाएगा इसे हम कहते हैं इमेज साइज G1। इमेज का साइज G1 क्या कहते हैं इसे, इमेज साइज G1। तो बेसिकली अगर इमेज का साइज G1 है ये, तो अब क्या होगा देखिए जरा ध्यान से। सो D1/D इक्वल्स टू V/U अगर लिखा तो गलत नहीं होगा। क्या है ये चीज, बताइए क्या चीज है ये। अरे भैया समझिए कि ये देखिए V/U इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। ऐसा ही फॉर्मूला होता है ना, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बेसिकली ये जो चीज है, ये जो चीज है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज से हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे। हमें डी की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने क्या बोला ना, फाइनली वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालो। और वेवलेंथ ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो यहां से हम लोग वेवलेंथ निकालने वाले हैं। सो लैम्डा इज x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ठीक है। लैम्डा इज x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, हम लोग ये निकालने वाले हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बातों को कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली ये निकालना है, तो हमें स्मॉल डी चाहिए, बिकॉज कैपिटल एक्स मिल चुका है 0.02 सेंटीमीटर, कैपिटल डी मालूम है 1.2 मीटर या फिर 120 सेंटीमीटर, और स्मॉल डी निकालना है। स्मॉल डी यहां से निकल जाएगा। सो स्मॉल डी बन जाएगा डी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, डी को उधर लेके चले जाओ, डी को उधर लेके जाओ, ठीक है। तो फिर यू इधर जाएगा, वी इधर जाएगा। सो D1U अपॉन वी हो जाएगा। अरे समझो इस बात को, D1U अपॉन वी हो जाएगा। तो ये बन गया आपका D1 कितना दिया हुआ है, देखो जरा, जो इमेज बनी है 0.9 सेंटीमीटर दिया है। तो 0.9 सेंटीमीटर की इमेज बनी, 0.9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई यू कितना है, 30 सेंटीमीटर है, और वी कितना है, 90 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काट दो, ठीक है, और 30 से 90 को काटोगे तो 3 आएगा, और 0.9 को 3 से काटोगे, है ना, 3 से काटोगे तो 0.3 सेंटीमीटर आएगा। तो स्मॉल डी की वैल्यू 0.3 सेंटीमीटर हमें मिल गई है। हाँ क्या ना, अकल के पुतलो। तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू अब हमें आ जाएगी। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, जो कैपिटल एक्स है वो है 0.02 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई जो स्मॉल डी आया कितना आया 0.3, है ना, 0.3 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल डी कितना है 120 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दो एक, ठीक है। और बेसिकली ये कितना हो गया देखो ना, ये 2 3 6 हो गया, बराबर, 2 3 6। तो ये बन गया 0.006। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि लिसन, 1 2 और यहाँ पे 1 डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है, तो यहाँ पे 3 नंबर टोटल होना चाहिए डेसिमल के बाद। तो 0.006 डिवाइड बाई 120 करो, तो आपको जो आंसर है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये आंसर 6, देखो अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में 6/12 करोगे तो कितना आएगा 1/2। 1/2 कितना होता है 0.5। 1/2 कितना होता है 0.5। देखो आंसर देखो कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, है ना। अरे तो पावर्स की बात है ना, पावर्स तो यहाँ एडजस्ट करके हो ही जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। अकल के पुतलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना 5000 कैसे है, इतना बेसिक है। मैंने आपको बता दिया कि देखो 6/12 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5, ठीक है। चलो एनीवे, तो ये प्रॉब्लम हमें समझ में आ चुका है। अब जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो इसने क्या बोला है कि फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन हो रहा है नैरो स्लिट से, और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है 2 मीटर का है। तो स्क्रीन का डिस्टेंस यानी कि कैपिटल डी दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। कैपिटल डी इज गिवन टू बी 2 मीटर्स, हाँ क्या ना। तो कैपिटल डी 2 मीटर्स है,
उसके बाद बोला है कि जो स्लिट की विड्थ है, वो स्लिट की चौड़ाई 0.2 mm दिया हुआ है, 0.2 mm। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हुआ है थियरी वन शॉट वीडियो, तो आपको ये सब कुछ बहुत इजीली समझ में आएगा। और जो फर्स्ट मिनिमम है वो 5 मिलीमीटर है ऑन द आइदर साइड। मतलब सुनिए, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट रहता है। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस नहीं है, क्या है, डिफ्रैक्शन है। तो ये जो है एक स्लिट है, बराबर। इस स्लिट के सामने क्या रखा हुआ है, एक स्क्रीन रखी हुई है, स्क्रीन। स्लिट के साइज को नॉर्मली टेक्स्ट बुक में ए लिखा हुआ होता है, ए। मैं इसको ए ना बोल के डी बोलता हूं, ठीक है, इट्स ओके। ये जो गैप है कैपिटल डी है, आप सभी को मालूम है ना। इसमें जो पैटर्न बनता है वो ऐसा बनता है, लाइक दैट, है ना, इस तरीके से पैटर्न बनता है। तो जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसके बाजू में 5 mm की जगह ऐसा इन लोगों ने कहा है, 5 mm, ठीक है। अरे सेंट्रल मैक्सिमम के, एक सेकंड, क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम टू फर्स्ट मिनिमम, देखो ना, फर्स्ट मिनिमम। अरे फर्स्ट मिनिमम तो यही है ना भाई, फर्स्ट मिनिमम। अरे समझो, सुनो, जिसको नहीं पता है ना ये सब कुछ चीजें, वो ध्यान से एक चीज सुनो। ये वाला जो है ना सबसे बड़ा वाला, इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, ये सेंट्रल मैक्सिमम। और ये जो है ना नीचे जमीन पे जो छू रहा है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमम। फिर ये हो जाएगा फर्स्ट मैक्सिमम। अरे ये सेंट्रल मैक्सिमम है, ये फर्स्ट मैक्सिमम है, ये सेकंड मैक्सिमम है, समझे। वैसे ये फर्स्ट मैक्सिमम है, सेकंड मैक्सिमम है, ठीक है। इस तरीके से याद रखो, ठीक है। अगर जिसको भी नहीं पता है तो आप पता आपको चल गया। और ये फर्स्ट मिनिमम है, सेकंड मिनिमम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट मिनिमम चाहे यहाँ का देख लो, आइदर साइड देख लो। आइदर साइड बोले तो या तो यहाँ या तो वहां, तो उसका गैप 5 mm है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, आपको फर्स्ट मिनिमम बोला है तो n इक्वल्स टू आपको 1 लेना, n इक्वल्स टू 1। फर्स्ट बोला है ना, n इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू, x1 की वैल्यू दी हुई है 5 mm, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मालूम है, सेंटर को O बोलते हैं और वहां से जो भी डिस्टेंस रहता है ना उसको बोलते हैं xn। पहली फ्रिंज है तो x1, दूसरी फ्रिंज है तो x2, तीसरी फ्रिंज है तो x3। फ्रिंज मतलब ब्राइट या डार्क, कोई तो एक बैंड है, ठीक है। सो 5 mm ये दिया हुआ है। अब निकालने क्या बोला है, वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालने बोला है। सो लैम्डा जो है फॉर्मूला होता है x स्मॉल d बाई कैपिटल D। तो x की वैल्यू एक तो यहां से निकाल सकते हैं, सॉरी, लेकिन एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जहां पे x और n आता है। क्या निकालना है, डार्क तक का ये निकालना है ना, डार्क तक का। अरे अकल के पुतलो, डार्क तक का डिस्टेंस निकालना है ना, मतलब सॉरी, डार्क तक का डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो डार्क के लिए काम करना है। अरे डार्क जो बन रहा है उसके लिए काम करना है, तो डार्क जो है, सॉरी, सो डार्क जो है उसके लिए काम करना है। तो फॉर्मूला है डार्क के लिए, डिफ्रैक्शन में डार्क के लिए फॉर्मूला होता है x d बाई डी इज 2n लैम्डा बाई 2, ऐसा रहता है। तो ये 2 तो कोई मतलब का नहीं है, इसको हटा देंगे, n की वैल्यू को 1 डाल देंगे, तो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ लैम्डा बचा है। सो लैम्डा इज x d बाई कैपिटल D, और ये x कुछ और नहीं बल्कि x1 है, x1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x1 की वैल्यू हो गई 5 mm, सो 5 इंटू 10⁻³ स्मॉल d की वैल्यू हो गई 0.2 mm, और कैपिटल D की वैल्यू हो गई है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। तो लिसन वेरी केयरफुली, हाँ करेक्ट। सो 5 इंटू 10⁻³ और ये 2 mm है ना, 2 mm को मैं ये कर देता हूं 2 mm, 0.2 mm, तो mm का भी 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है, 10⁻³ और 2 मीटर वो तो था ही। तो अगर ध्यान से देखिए आप, तो ये जब कैंसिल होगा, ये जब कैंसिल होगा, अरे 0.2 है और ये 2 है, तो कैंसिल होगा ना, 0.1 आ जाएगा। अरे 0.2 के नीचे अगर 2 रहा तो 0.1 आएगा। 0.1 मतलब क्या होता है मालूम है ना, 10⁻1 होता है, तो उसको हटा दो, 10⁻1 ले लो। अब देखो 10⁻3 और 10⁻1 कितना हो जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा। सो 5 इंटू 10⁻7 हो गया, जो कि हो जाएगा 5000 इंटू 10⁻10 होगा कि नहीं होगा। 5 इंटू 10⁻7 बन जाएगा 5000 इंटू 10⁻10, तो ये हो गया आपका 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या हो गया, 5000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज द आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये वाला बेसिक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू गिव द रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो जितना भी जल्दी संभव होगा मैं आपको इसका जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए अगले वाले पे जाते हैं। सो अगला वाला क्या कह रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट है जिसकी वेवलेंथ दी गई है 546 mm, पासेस थ्रू अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.4 mm, है ना, 0.4 mm से पास हो रहा है। The intensity pattern of the transmitted light is seen on the screen which is 40 cm away. What is the distance between the two first order minima? Two first order minima का मतलब ये होता है, सुनो, बेसिकली ये जो है ना आपका स्लिट है, ये आपका स्क्रीन है, यहाँ का डिस्टेंस कैपिटल D है, ये डिस्टेंस स्मॉल d है, ठीक है। ये सब बातें याद रखेंगे। और यहां पर हमें क्या मिल रहा है, ऐसा पैटर्न मिल रहा है, दिस इज द पैटर्न, ठीक है, लाइक दैट, इस तरीके से पैटर्न मिल रहा है।
तो डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट मिनिमा बोला है, तो एक फर्स्ट मिनिमा तो ये और एक फर्स्ट मिनिमा ये है, यानी कि आपको इसकी चौड़ाई बोला है। किसकी चौड़ाई निकालने के लिए बोला है? इसकी। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है ना, सुनो, यहां से यहां कैपिटल एक्स होता है, और वैसे यहां से यहां कैपिटल एक्स होता है, तो ये चौड़ाई 2x होती है। इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज 2x। और x का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, इट इज लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू कितना बोला है, 546 बोला है ना, 546, तो 546 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁹ ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। कैपिटल डी की वैल्यू कितना बोला, 40 सेंटीमीटर, सो 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया है ना, मीटर में कन्वर्ट हो गया। सो सब कुछ मीटर में, इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं। और स्मॉल डी जो है, स्मॉल डी किधर गया भाई, हाँ स्मॉल डी 0.4 mm, सो 0.4 mm बोला तो 10⁻⁻3। तो बेसिकली अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 100, ये बन जाएगा 100, है ना, 100 बन जाएगा ये। अब अगर आप कैंसिल करना चाहें तो देखो ये -2 है और ये +2 है, अरे 10⁻2 है ना, 100 का मतलब क्या, 10⁻2, और ये कैंसिल हो जाएगा। ये -9 और ये -3 है, तो कैंसिल होके -6 बन जाएगा, -6। तो बेसिकली आंसर जो हमको आने वाला है वो कैसे आने वाला है, देखो 546 का डबल कितना होगा, 546 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 500 500 1000 होता है, और 46 का डबल 46 का डबल कितना हो जाएगा, 92, सो 1092 आएगा ना, सो 1092, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 आ गया, हाँ क्या ना। इधर देखो 1092 इंटू 10⁻⁻6 जो कि बन जाएगा 1.092 इंटू 10⁻⁻3। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर ये हो जाएगा आपका 1.092 mm, बिकॉज 10⁻³ मीटर होता है मिलीमीटर, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो बन जाएगा 1.1 मिलीमीटर, जो कि आंसर है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, सो नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। हाँ, तो अब ये क्या कह रहे हैं, अरे समझो यार भाई, फटाफट करना पड़ेगा, वन शॉट वीडियो है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता दो फटाक से। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट is twice the intensity of the light coming from the other slit. What will be the approximate ratio of the intensity of the bright and the dark? Bright और dark का intensity का रेशियो पूछा है, bright और dark मतलब सिंपली क्या पूछा है, I max अपॉन I min पूछा है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है रूट, एक सेकंड ना, इसका फॉर्मूला होता है रूट I1 प्लस रूट I2 स्क्वायर डिवाइड बाई रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक पहली इंटेंसिटी दूसरे वाले की डबल है, ऐसा बोले, सो पहली इंटेंसिटी दूसरे वाले की, दूसरा वाला मतलब I2 उसकी डबल है, पहली इंटेंसिटी दूसरी वाली इंटेंसिटी की डबल है, ठीक है। सो देयरफॉर हो क्या जाएगा, देखिए I max अपॉन I min इज इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा रूट 2 I2 प्लस रूट I2 स्क्वायर रूट 2 I2 माइनस रूट I2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, यस बिल्कुल परफेक्टली होगा। सो ये बन जाएगा आपका, यानी कि आप यहां से क्या करिए ना, रूट I2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर ही रखिए, कॉमन निकाल के इसके अंदर रखिए, वैसे रूट I2 कॉमन निकाल के इसके अंदर ही रखिए, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे सिर्फ बच जाएगा रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर और रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। अरे कॉमन वॉमन निकालना आता है कि नहीं भाई, नहीं तो लिख देता हूं इधर। तो यहां पर रूट I2 कॉमन निकाल लिया तो बचा रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। और नीचे यहां पे भी रूट I2 निकाल लिया तो यहां बचा रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर, इस तरीके से बचा, ठीक है, स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो यहां पे रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, सो 1.414 प्लस 1 का स्क्वायर और 1.414 माइनस 1 का स्क्वायर, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये बन जाता है आपका 2.414 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.414 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। देखो जरा चेक करो, है ना, तो ये चीज जो है ये ऐसी बन जाएगी। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये कैसा है मालूम है, देखो ये अगर 4 होता और ये 24 होता तो आंसर सीधा 6 आ जाता और 6 का स्क्वायर हो जाता 36। लेकिन अभी आप ध्यान से देखो कि ये 4 से थोड़ा बड़ा है, ये 24 से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये जब मैं 6 गुना मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे काफी आगे निकल जाएगा। तो मुझे 6 नहीं 5 गुना या 5.5 गुना समथिंग लगेगा, ऐसे कुछ लेना पड़ेगा और उसका फिर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। नॉट एक्जैक्टली 5 है, 5 भी मत ले लेना,
6 से थोड़ा कम। एक सेकेंड समझो, ये जो चीज है ना, ये चीज इसका एग्जैक्टली 6 गुना नहीं, एग्जैक्टली 6 गुना होती तो उसका स्क्वायर 36/1 आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा कम है, 6 गुना से थोड़ा कम है, तो वैसे 36 से थोड़ा कम आंसर आएगा। सो 34 इज द आंसर, दिस इज गिवन, दैट्स इट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। अरे आपको लॉग से करना है, मैं तो आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये तो हमको समझ में आ गया था। अगला वाला, what must be the ratio of the slit width to the wavelength for single slit to have the first diffraction minimum at 45? So listen, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि रेशियो क्या होना चाहिए स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ, है ना, स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ, स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ कितना होना चाहिए जिससे कि आपको जो फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम आए 45 डिग्री पे। तो लोगों ने थीटा ऑलरेडी दे दिया 45 डिग्री। आपको थीटा की वैल्यू तो मालूम ही है ना, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है आपको, सॉरी थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है, थीटा का फॉर्मूला इज लैम्डा बाई डी, राइट। अरे लैम्डा बाई डी होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहां पर है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है, लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट कैच है। ये एंगल क्या स्मॉल एंगल है क्या? नहीं, 45 डिग्री इज नॉट स्मॉल एंगल, तो यू कांट यूज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते। तो ये थीटा नहीं बल्कि ये टैन थीटा है, टैन थीटा इज लैम्डा बाई डी या फिर एक्स बाई कैपिटल डी, ठीक है। सो आपको टैन थीटा यूज करना पड़ेगा। सो टैन 40, अरे स्मॉल एंगल रहता तो टैन थीटा थीटा हो जाता, लेकिन स्मॉल एंगल नहीं है, 45 बहुत बड़ा एंगल है भाई, मुश्किल से 5 या 10 डिग्री तक आप कर सकते हैं ऐसा, बट ये तो 45 डिग्री है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो टैन 45 इज क्या हो गया लैम्डा बाई डी, लेकिन हमें क्या चाहिए डी बाई लैम्डा चाहिए। सो दिस बिकम्स 1 बाई टैन 45, हाँ क्या ना। मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया यहाँ पे छोटा मोटा, डिड आई कमिट सम मिस्टेक? आई गेस नॉट। yeah, I did. Was this tan theta? क्या ये tan theta था? Was this tan theta? ये tan theta ही था ना? lambda by d के sin theta था? Anyway, so जहां तक मुझे याद आ रहा है this is tan theta only, ठीक है। so tan theta अगर रहेगा तो मैं दोनों आंसर बता देता हूं आपको, वो बाद में एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। so tan theta, so it is like 1 by 1, tan 45 is 1, ठीक है। तो यहाँ पे d by lambda की वैल्यू 1 आ जाएगी, वहां पे 1.27 दिया वो गलत दिया हुआ है। लिसन, अगर ये साइन थीटा भी होता ना, सपोज साइन थीटा, तो साइन थीटा इज लैम्डा बाई डी, अगर ये साइन थीटा है, ठीक है, अगर ये साइन थीटा है तो फिर ये हो जाएगा कि डी बाई लैम्डा विल बी 1 बाई साइन थीटा विच इज लाइक 1 बाई व्हाट साइन 45, साइन 45। सो ये हो जाएगा साइन 45 कितना हो जाएगा 1 बाई साइन 45, इट विल बिकम 1 बाई रूट 2। अरे ऐसे ही होगा ना भाई, 1 बाई रूट 2। सो 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, हाँ के ना अकल के बदलो। सो दिस वैल्यू बिकम 1 बाई रूट 2, यानी कि रूट 2 वैल्यू आ जाएगी, रूट 2, ये रूट 2 पर चला जाएगा ना, 1 रूट 2 है ना, तो रूट 2 पर चला जाएगा, दिस विल बिकम 1.414। तो भी ये वैल्यू अलग है क्या नहीं? तो ये वैल्यू गलत दी हुई है बुक के अंदर। ये वैल्यू कैसे दी है मुझे जहां तक समझ में आ रहा है ना, उन्होंने क्या किया मालूम है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया है। क्या यूज कर लिया है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो ये गलत है। तो लोगों ने खाली डायरेक्टली थीटा को 45 ही ले लिया है। सो थीटा को जब 45 लेते हैं ना, तो 45 को रेडियन में लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ है ना, दिस इज सम काइंड ऑफ लेंथ, दिस इज सम काइंड ऑफ लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ रहता है तो डिग्री में नहीं होता है, रेडियन में होता है, ये बात याद रखना, रेडियन में होता है। तो बेसिकली 45 डिग्री को हम लोग लिखेंगे पाई बाई 4, क्या लिखेंगे पाई बाई 4। तो अब आप देखो कि थीटा जब लैम्डा बाई डी है, सो डी बाई लैम्डा क्या होगा 1 अपॉन थीटा होगा। 1 अपॉन थीटा का मतलब हो गया, डी बाई लैम्डा का मतलब हो गया 1 अपॉन पाई बाई 4, यानी कि ऊपर जाके ये बन जाएगा 4 बाई पाई, और 4 बाई पाई की वैल्यू 1.27 होती है। वहां से लोगों ने लिखा है, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी यूज मत करना, ये बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आप यूज नहीं कर सकते भाई, इस बात को समझो, क्योंकि ये 45 डिग्री इज नॉट अ स्मॉल एंगल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आपको यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हो, दिस इज द राइट थिंग, ठीक है, यू कैन यूज दिस थिंग, आई थिंक दिस इज मोर राइट। ये यहाँ पे कहीं पे मैंने थोड़ा सा ब्लंडर किया है, बट एनीवे वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, डोंट वरी। वो ऐसा होता है कई बार दिमाग से कोई चीजें स्लिप हो जाती है कि किस तरीके से एंड ऑल। सो आई थिंक हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम की बात की है ना, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम, हाँ राइट, टैन थीटा नहीं है, सॉरी साइन थीटा, ये राइट है, ये गलत है, ये वाला ही राइट है। क्यों राइट है? सुनो याद करो, डिफ्रैक्शन का थियरी याद करो। तो उसमें क्या था ना कि एक रे इधर गई, एक रे ये वाली गई, तो इन दो रेस के बीच में जो मतलब यानी कि ये जो स्लिट है ना, ये स्लिट की जो चौड़ाई है, ये तो डी थी ना, ये डी थी,
और फिर यहां से हमने परपेंडिकुलर बनाया था, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना दैट वाज डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा था, ठीक है। और फर्स्ट मिनिमम के लिए डी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 लैम्डा होता है, डी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 लैम्डा, सो साइन थीटा इज लैम्डा बाई डी। हो गया ना, आ गया ना, ठीक है। अरे हाँ क्या ना, तो ऐसे दिमाग में थोड़ा क्लिक होना चाहिए ना एग्जाम के टाइम पे, तो कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है छोटी मोटी। अरे वैसे भी मैं थक गया हूँ यार, कम ऑन, अभी ये समझो 6वां या 7वां घंटा चल रहा है जो मैं लगातार लेक्चर्स पे लेक्चर्स ले रहा हूँ। सो एनीवे सो कभी कभार ऐसा क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है इतना मेहनत के बाद। सही मायने में आपको ये आंसर कभी यूज नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग है, ये टेक्स्ट बुक बिल्कुल गलत दिया है, आंसर शुड बी 1.414। एनीवे सो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें क्या बोला है, मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया हुआ है जो पास हो रहा है और स्क्रीन पे, और कितना इसका वैल्यू दिया है 2.50 मीटर है ना, कैपिटल डी दिया है 2.5 मीटर, कैपिटल डी कितना है 2.5 मीटर है। और जो है सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ दी है, सेंट्रल मैक्सिमा मतलब ये जो मोटू वाला रहता है ना, ये मोटू वाला, इसकी विड्थ मतलब यहां से यहाँ का गैप दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्टली 2x का वैल्यू दिया हुआ है, 2x का वैल्यू 6 mm दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3 mm। अरे हाँ क्या ना अकल के मतलब, अपने को x की वैल्यू मालूम पड़ गई, 3 mm की वैल्यू 3 mm, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और फिर व्हाट इज द स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ पूछा हुआ है, स्मॉल डी पूछा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या बोला है 50 माइक्रोमीटर के लिए, 0.5 के लिए, ऐसा अलग अलग जो वैल्यूज है, 2 वैल्यूज दी हुई है ना, तो दोनों 3 वैल्यूज दी हुई, तीन है, 50 माइक्रोमीटर है, 500 नैनोमीटर है, तो कोई भी एक निकाल लेते हैं, है ना। कौन सा चुनेंगे आप, अकड़ बकड़ कर लीजिए, ए वाला निकालो, बी वाला निकालो, सी वाला निकालो, कोई भी एक ले लीजिए। चलिए बीच वाला निकाल लेते हैं, बीच वाला, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल ही है ना भाई, तो लिसन वेरी केयरफुली, क्या हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी होता है बराबर, तो डी क्या हो जाएगा, डी विल बी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा डी बाई एक्स, है ना, लैम्डा डी बाई एक्स। तो बीच वाला अपन वैल्यू ले लेते हैं लैम्डा का। अरे लैम्डा का 3 वैल्यू दिया भाई, एक बार दिया 500, एक बार दिया 0.5 और एक बार दिया है 50 माइक्रोमीटर, तो कोई भी एक बार कर लो ना यार, बाकी सब तो आपको आता ही है ना। तो मैं एक कर लेता हूं खाली, ठीक है, एक कर लेता हूं, बाकी 2 आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताना। तो इट विल बी लैम्डा इज व्हाट 500 नैनोमीटर, नैनो। कैपिटल डी कितना है, कैपिटल डी कितना है भाई, अच्छा ये तो लिखा है सॉरी 2.5 है। और x कितना है, x जो दिया है हमें वो दिया है 3 mm, 3, ठीक है। एक सेकंड ना बराबर से कर दूं 2.5, अरे भैया मेरा 5 कैसा बन रहा है, ठीक है, ओके, लग रहा है हाथ भी थक गए। एनीवे 500 इंटू 2.5 किया, अरे 5 इंटू 2.5 किया, तो इट बिकम्स 12.5, सो दिस विल बिकम 1250 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 3 mm बोला है, बाय द वे mm मतलब 3 इंटू 10⁻³ भी आएगा, सो 3 इंटू 10⁻³, सो इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बिकम 3 4 12 एंड देन 3 1 3, 41 पॉइंट समथिंग, और ये हो जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा, है ना। सो दिस विल बिकम लाइक 4.16 इंटू, एक सेकेंड, mm में दिया है ना, हाँ सही है ना, तो बराबर है। तो ये जैसे कि आने वाला है 41.6 आने वाला है बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 4.16 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे -5 मीटर होगा ना, अरे एक ही कम होगा ना खाली, अगर मैंने 1 को उठा के उधर डाल दिया तो एक ही कम होगा, है ना, तो ऐसा हो गया। अब इसमें से 10⁻² को अलग कर दो, तो 4.16 इंटू कितना, अरे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कुछ, कौन सा वाला आंसर है इन तीनों में से, अरे ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, ठीक है। सो ये वाला आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कहीं मिस्टेक है क्या भाई, चेक करो। 500 इंटू 2.5 किया, कितना हो गया, 500 इंटू 2.5 1250, 1250 बाई 3 किया तो कितना है, अरे 41.6 नहीं आएगा बल्कि 416 आएगा, ठीक है, 416, 416 आएगा, 416, 3 से डिवाइड करके देख लो अच्छे से, तो 416 आएगा, तो 416 इंटू 10⁻⁵ किया तो 4.16 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा, और जो कि होता है mm, सो 4.16 mm। अरे यार फिर गलती हो गई क्या, फिर गलती हो गई, एनीवे एक आध पावर की गलती हो रही है, थोड़ा तुम लोग समझ के ले लो, कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। हाँ राइट, ये -6 जो है, ये -6 ही रहेगा, लिसन -6 ही रहेगा, है ना, -6 जो है वो हटेगा नहीं, तो -6 ही रहेगा। अरे वो कहाँ से हटेगा भाई, वो तो रहेगा ना, तो -6 ही रहेगा, और फिर ये बन जाएगा -4 लाइक दैट। अगर ऐसा लिया तो बट हमको ऐसा लेना नहीं है, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको ऐसा लेना नहीं है,
तो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस थिंग, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 41.6 है ना, 41. अरे कहाँ छुप गया भाई, लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया बोर्ड में। एनीवे सो 416 इंटू 10⁻⁻6 ऐसा हो रहा है ना, क्या नहीं हो रहा है? हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, राइट। 416 इंटू 10⁻⁶, सो दिस बिकम्स 41.6 इंटू 10⁻5 हो रहा है, ओके। एनीवे कहीं तो मैंने मिस्टेक कर दिया लग रहा है। अच्छा नैनो क्यों ले लिया मैंने, -9 क्यों ले लिया? हाँ यही मिस्टेक हो गया ना, मैं पहला वाला कर रहा हूं यार, शे, तभी मैं सोचूं मैंने 500 नैनोमीटर ले लिया है, तो मैं सेकंड वाला नहीं, मैं करने वाला तो सेकंड वाला, मैंने कर दिया फर्स्ट वाला कोई बात नहीं, चलिए। तो इस वजह से आंसर जो है वो ये वाला मैच नहीं हो रहा है। तो अब जब मैच हो जाएगा, अभी हो जाएगा 0.416 इंटू 10⁻3, तो 0.416 mm, ये देखो ये वाला पहला आंसर, ठीक है। ऐसा देखो दिमाग घूम जाता है कई बार, है कि नहीं? तो ऐसा होता है, बट एनीवे चलो क्या करेंगे, आपके बोर्ड्स भी तो नजदीक है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगी भाई, मेहनत करना पड़ेगी। चलिए बोर्ड्स एकदम सर पे है, मैं खुद पगला गया हूं। ओके, a star is emitting light of wavelength 5000 angstrom, determine the limit of resolution of telescope। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप मतलब थीटा पूछा है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप पूछा है थीटा, और वो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, 1.22 लैम्डा बाई स्मॉल डी, जहां पे डी होता है डायमीटर ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का डायमीटर। सो 1.22 लैम्डा, लैम्डा कितना दिया हुआ है 1.22 लैम्डा, लैम्डा दिया 5000 एंगस्ट्रॉम, सो 5000 एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻10, और स्मॉल डी कितना दिया हुआ है भाई 200 इंच का टेलीस्कोप है, 200 इंच, तो 200 इंच बोला, इंच कितना होता है, एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है बताओ, एक इंच में कितना होता है सेंटीमीटर, इट इज 2.54, ठीक है 2.54 सेंटीमीटर। सो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, सॉल्व करूं, तो अप्रोक्सीमेटली ये 2.5 है, 2.5 और ये 2 है, तो 2.5 इंटू 2 कितना होगा, 2.5 इंटू 2 कितना होगा 5 होगा, और ये कितना है 5 है, 5 कैंसिल हो गया, बचा ये, सिर्फ यही आंसर है, देखो 1.2 इज द आंसर। अरे कैन यू सी दैट, अकल के पुतलो कितना फास्ट करके दिखा रहा हूं, तो यही आंसर है। अरे बाकी पावर्स तुम लोग देख लेना यार, क्या बड़ी बात है, इतने बड़े बच्चे हो गए तुम लोग, पावर और तो समझ सकते हो। अबे ये हो गया 2.5, ये हो गया 2, हो गया 5, 5 कैंसिल हो गया, बचा तो यही ना, यही आंसर है, ठीक है। एनीवे सो इसको पॉज करके अपने आप करके देख लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट इमेजेस है ना बाय प्रिज्म ना, बाय प्रिज्म की 2 इमेजेस कॉन्सिक्यूटिव बाय ब्राइट फ्रिंजेस है ना बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, तो मतलब मैंने ये एक्स दिया हुआ है, कैपिटल एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.32 mm दिया हुआ है, और वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्डा कितना दिया 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है, एंगस्ट्रॉम, और क्या बोला है बाय हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज, डिस्टेंस कितना चेंज होगा बाय हाउ मच इट विल चेंज, है ना, डिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 यूज किया गया। अच्छा अभी तो 6000 है, अगर 8 ये यूज किया गया मतलब 4800 यूज किया गया, तो नई फ्रिंज विड्थ क्या होगी, मतलब नया वेवलेंथ यूज किया 4800, सो नई फ्रिंज विड्थ कुछ तो होगी, लेकिन वो पूछा नहीं है, न्यू फ्रिंज विड्थ नहीं पूछा है भाई, हाउ मच इट विल चेंज पूछा है, तो पुरानी फ्रिंज विड्थ और नई फ्रिंज विड्थ का सब्ट्रैक्शन करेंगे अपन, यानी कि डेल्टा एक्स निकालेंगे, ठीक है, ये पूछा हुआ है सवाल, ये है, ठीक है, सवाल ये डेल्टा एक्स है सवाल। तो अभी आपको मालूम है कि x और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर, अरे x इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी हो गया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो x डैश बाई x इज लैम्डा डैश बाई लैम्डा, ठीक है। सो x डैश की जो वैल्यू आएगी, x डैश की वैल्यू वो आ जाएगी x लैम्डा डैश बाई लैम्डा। सो x की वैल्यू कितनी है अपने पास, x की वैल्यू 0.32 mm मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डैश कितना है भैया, लैम्डा डैश मतलब नया लैम्डा, नया लैम्डा 4800 है, 4800 एंगस्ट्रॉम है, पुराना लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है, बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल कर दो, एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया, 2 जीरोस यहां से कैंसिल कर दो, 12 5 60, 12 4 48, ठीक है, 48 गया, 12 4 है ना, 12 4 48 और 12 5 60, तो 4/5 आ गया, 4/5 का मतलब होता है 0.8, 0.8 इंटू 0.32 करना है आपको, अरे भैया 4/5 0.8 होता है, ठीक है, तो ये हो गया 0.8 इंटू 32, सो यहाँ पे 32 पे आ जाओ और 8 पे आ जाओ, 8 2 16, 1 कैरी, 8 3 24, 24 प्लस 1 कितना होता है 25, है ना, इस तरीके से होगा, 1 2 3 3 है ना, तो 0.256 नया वाला है,
पुराना वाला है 0.320, नया वाला है 0.256। सो पुराना वाला तो ये है, नया वाले की वैल्यू आ गई 0.256 mm। अब चेंज कितना हुआ तो डेल्टा निकालना है अपने को, डेल्टा एक्स निकालना है। तो इसकी वैल्यू डाल दी 0.256 माइनस पुराना वाला कितना था 0.320। तो 320 में से 256 माइनस कर दो, 320 में से 256 माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गया 6, और 2 में से 2 गया 0, तो 0.064 दैट इज द आंसर। इतना mm आंसर है, समझे? अरे डिफरेंस निकालना, अरे मेरे भाई डिफरेंस निकालना है, ठीक है भाई। हाउ मच इट हैज चेंज्ड, प्लस माइनस थोड़ी ना निकालना है। तो प्लस माइनस मत सोचो कि सर माइनस आएगा, मत सोचो ये सब चीजें, ठीक है। चलिए एनीवे, तो आई होप कि आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाले पे आ गए तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, ये क्या है वापस सेम ही लग रहे तो, हाँ ये वाले पे आ जाते हैं। तो स्टार इज एमिटिंग लाइट एट वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। अरे ये तो हो चुका ना भैया, अरे क्या खत्म हो गया क्या भैया स्लाइड? हाँ स्लाइड खत्म हो गई। चलिए एनीवे, सो बेसिकली आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। काफी सारे हम लोगों ने जो है प्रॉब्लम सब देख लिए। सेशन थोड़ा सा फास्ट रहा, बट आई थिंक अभी थोड़ी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक साल भर से पढ़ा नहीं है ना। जिंदगी में बेटा कुछ करना है तो आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगी, ठीक है। वैसे एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात में सिल पर पड़त निशान। वापस से सुनेंगे ध्यान से हम। सो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात में सिल पर पड़त निशान। इसका यह मतलब होता है कि अभ्यास कर करके ही कोई बेसिकली बहुत टैलेंटेड बन सकता है, स्कॉलर बन सकता है, विद्वान बन सकता है, बहुत होशियार बन सकता है पढ़ पढ़ के। अगर कोई बिल्कुल ऐसा है, जैसे कि आपको याद है वो मिर्जापुर जो सीरीज है, उसमें वो मास्टर साहब कहते हैं कि बनमानुस जैसा शरीर बना लियो, तुम्हारा अकल भी मोटा है तुम्हारे शरीर की तरह। तो अगर कोई ऐसा बिल्कुल मंद बुद्धि भी है तो भी वो होशियार बन सकता है, अगर वो मेहनत करता रहे तो जड़मती जो है वो भी सुजान हो सकता है। करत करत अभ्यास कर करके। रसरी आवत जात में सिल पर पड़त निशान का मतलब है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि अभ्यास कर करके घिस घिस के आदमी होशियार हो सकता है, क्योंकि रस्सी जैसी नाजुक चीज, कुआ जो होता है ना, कुआ, बावड़ी, कुआ, वेल, उस पे रस्सी घिसती है बार बार, क्योंकि अपन बार बार चीजें निकालते हैं पुली का इस्तेमाल करके, पुली का इस्तेमाल करके बाल्टी पानी भर भर के निकालते हैं, तो रस्सी घिसती है बार बार। जो बावड़ी का जो दीवार उस पर घिसती है, घिसते आप देखेंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी वक्त के बाद, जो बावड़ी का जो किनारा है उस पर निशान आ जाता है रस्सी का। तो रस्सी जैसी सॉफ्ट चीज इतना हार्ड कंक्रीट सीमेंट की चीज को निशान डाल दे रही है, तो आप क्यों इस दुनिया पर निशान, अपनी छाप नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं बिल्कुल। सो इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर, बट ये चैप्टर बस यहां पे खत्म हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर।